नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग से बात करने वाला हूं BLI 224 और 229 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन अक्टूबर 2020 के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक ऐसी सीरीज़ लेके आ रहा हूं जहां पे मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं जिससे आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग में आसानी हो। जो आपका कंटेंट है, जो आपका सिलेबस है, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हैं, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स दिए हैं, मैं उनको इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ लिप्सिस डेवलप्ड बाय लिप्सिस कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली। यहाँ पे एक लिप्सिस के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। लिप्सिस सॉफ्टवेयर के बारे में बात की जा रही है। जैसे हम लोग का कोहा होता है, हम लोग ने कोहा के बारे में पढ़ा है, सोल के बारे में पढ़ा है, उसी तरह से एक लाइब्रेरी ऑटोमेशन की चीज़ है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है लिप्सिस, और ये बनाया गया था लिप्सिस कॉर्पोरेशन के द्वारा जो न्यू दिल्ली में स्टेब्लिश है। तो न्यू दिल्ली में लिप्सिस, ठीक है, कभी भी ये वर्ड आपको मिले लिप्सिस तो इसको इक्विवेलेंट किसके मानना है आपको, कोहा के और सोल के। जैसे कोहा है हमारा, सोल है, ई ग्रंथालय है, उसी तरह से एक लिप्सिस भी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का नाम है या पैकेज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, सॉफ्टवेयर पैकेज। इसमें ऑप्शन जो दिए थे, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कंपनी। देखिए, लिप्सिस कॉर्पोरेशन का नाम है, वो कंपनी है, ये सॉफ्टवेयर कंपनी है लिप्सिस कॉर्पोरेशन, लेकिन इस कॉर्पोरेशन के द्वारा यानी इस कंपनी के द्वारा बनाया गया जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है लिप्सिस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एजेंसी डेवलप CDS ISIS सॉफ्टवेयर पैकेज। CDS ISIS एक सॉफ्टवेयर पैकेज का नाम है जो यूनेस्को के द्वारा बनाया गया था। ये दुनिया का सबसे पहला सॉफ्टवेयर पैकेज है लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में, जो लाइब्रेरीज के रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हैं, इन सब चीज़ों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से करने के लिए यूनेस्को ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिसका नाम क्या है, CDS ISIS। अब देखिए, याद रखिएगा CDS और ISIS, ठीक है। ये जैसे ही नाम आपको समझ में आए और इसको कनेक्ट कर दीजिएगा यूनेस्को से, तो CDS ISIS और यूनेस्को में एक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया था यूनेस्को के द्वारा। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। UGC नहीं, UGC के द्वारा कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाया गया है। UNISIST नहीं, ये भी नहीं है। इन्फ्लिबनेट ने यस एक सॉफ्टवेयर बनाया तो है, लेकिन उसका नाम CDS IS नहीं, उसका नाम है सोल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। What is the full form of ISIS used in the name of CDS ISIS software package developed by UNESCO। देखिए, यूनेस्को ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम क्या है, CDS ISIS। अब इस CDS ISIS का में जो CDS लिखा है इसका क्या नाम है, इसका क्या फुल फॉर्म है, और ISIS जो लिखा हुआ है इसका क्या फुल फॉर्म है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आंसर तो आपको दिख रहा होगा, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। इस स्लाइड में आप देखेंगे यहाँ पे कुछ CDS ISIS के बारे में लिखा गया है। CDS ISIS इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन स्टोरेज। देखिए, पहला इसका काम क्या मिला, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का। कैसी इंफॉर्मेशन, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनमें कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, पीरियोडिकल्स कितने हैं, स्टोरी बुक्स कितनी हैं, नॉवेल्स कितने हैं, हिंदी कितनी है, इंग्लिश कितनी है, मतलब जो भी रीजनल लैंग्वेजेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितनी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। एंड देन नेक्स्ट इज रिट्रीवल सिस्टम। इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना मतलब वो इंफॉर्मेशन जो डाटा स्टोर हुआ है उसको आप अपने काम में भी ले सकें, वो सर्विस कहलाती है रिट्रीवल सिस्टम या सर्विस। डेवलप्ड, मेंटेन एंड डिसमेंटेनेड बाय यूनेस्को। इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, इस सर्विसेज को ये करती है यूनेस्को, जिसने बनाया है क्या, CDS ISIS। इट वॉज फर्स्ट रिलीज इन 1985 एंड सिंस then over 20,000 licenses has been issued by UNESCO and the worldwide network of distribution। यूनेस्को ने 20,000 मतलब सबसे पहले देखिए कितना कब बनाया था, 1985 में। 1985 में फर्स्ट रिलीज हुआ था इस CDS ISIS सॉफ्टवेयर को, और अब तक इसके 20,000 लाइसेंस यूनेस्को डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है।
आई नो ये डाटा थोड़ा पुराना है, हालांकि मैंने इसको इंटरनेट से लिया है, बट फिर भी अभी तक प्रेजेंट टाइम में 20,000 से ज़्यादा लाइसेंसेस CDS IS सॉफ्टवेयर के डेवलप हो चुके हैं या डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अब देखिए हमारे इस वाले क्वेश्चन में फुल फॉर्म पूछा गया था, किसका? IS का। चलिए हम लोग दोनों देख लेते हैं, CDS का भी फुल फॉर्म देखते हैं और IS का। ये देखिए यहाँ पे CDS IS फुल फॉर्म लिखा है। CDS स्टैंड्स फॉर कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, C कंप्यूटराइज, D डॉक्यूमेंटेशन और S सर्विस, और IS का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। याद रखिएगा, CDS स्टैंड्स फॉर कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस एंड IS स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज द माइक्रो वर्जन ऑफ CDS IS पैकेज इज रिटन इन विच लैंग्वेज? CDS IS हमें पता है क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, और आपको पता है सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए होती है, ठीक है। यहाँ पे यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रो वर्जन ऑफ CDS IS का एक फुल वर्जन होगा जिसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, लेकिन आपको एक एक माइक्रो वर्जन भी दिया गया है या बनाया गया है CDS IS का, और उसके बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है। लैंग्वेज के बारे में आपको बताता हूँ, आप कोई भी सॉफ्टवेयर लिखते हैं या आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होती है या आपको उसकी समझ होनी चाहिए। जैसे मैं प्रेजेंट टाइम में अगर बात करूँ, आप देखते होंगे C लैंग्वेज, C++, जावा, है ना, ये सारे बहुत सारे लैंग्वेजेस ऐसे हैं जहाँ पे आप जो लैंग्वेज सीख कर आप कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में काफ़ी फेमस लैंग्वेज आ रही है पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज अभी डेवलप हो रही है कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, जो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को सिखाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है। उसी तरह से CDS IS भी एक सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर को बनाने में क्या हुआ होगा, एक लैंग्वेज लगी होगी, ये लैंग्वेज थी पास्कल। याद रखिएगा, CDS IS पास्कल लैंग्वेज में लिखी गई एक प्रोग्रामिंग कोड है या एक प्रोग्रामिंग कोड है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर पैकेज डेवलप्ड बाय द इनफ्लिबनेट? इनफ्लिबनेट के द्वारा बनाया गया जो सॉफ्टवेयर पैकेज है उसका नाम क्या है? सोल, SOUL, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी अभी हम लोग आगे देखते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। फ्रेंड्स देखिए, मेरा मकसद है आपको इन क्वेश्चंस को कराने का ताकि आप एक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अगर आप इन क्वेश्चंस को 3 बार 4 बार सुन लेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में जब भी आप बैठे रहेंगे आपको ये हिट करेंगी चीज़ें कि अच्छा लिप्सिस के बारे में कुछ पढ़ा था, CDS IS के बारे में पढ़ा था, कोहा पढ़ा था मैंने या सुना था, है ना, सर ने बताया था, कुछ ऐसे चल रही थी चीज़ें। तो आप जब एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो ये चीज़ें आपको स्ट्राइक करेंगी, ठीक है। मेरा मकसद यही है कि आपको कुछ चीज़ें कंसेप्चुअल रूप में दी जाए, आपको बस क्वेश्चन धकाधक दे दिए जाएं और उनको लो, रट लो, याद कर लो, वो मेरा मकसद नहीं है। चीज़ें आप समझिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, मेरा ये फोकस रहेगा। चलिए देखते हैं लिप्सिस या इनफ्लिबनेट के बारे में, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए हमसे इनफ्लिबनेट के बारे में पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि इनफ्लिबनेट ने जो सॉफ्टवेयर पैकेज बनाया है उसका नाम क्या है, वो है आंसर सोल। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसको। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इनफ्लिबनेट का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इनफ्लिबनेट जो कहाँ पे है, गांधीनगर, इसका जो सेंटर है इनफ्लिबनेट का वो गांधीनगर में है। इज एन ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर IUC ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनफ्लिबनेट काम करता है किसके, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC के अंडर, और UGC किसके अंडर में काम करती है, इसको इंस्ट्रक्शन कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनफ्लिबनेट किसने बनाया, इनफ्लिबनेट के अंडर में इनफ्लिबनेट किसके अंडर में काम करती है, UGC के, और UGC काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। इट इज़ अ मेजर नेशनल प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय UGC इन मार्च 1991। इस प्रोग्राम को यानी इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क बनाने का जो प्रोग्राम था UGC ने कब स्टार्ट किया था, मार्च 1991 में। अ प्रोजेक्ट अंडर द IUCAA, इट बिकम एन इंडिपेंडेंट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर इन जून 1996। UGC के द्वारा 1991 में, मार्च 1991 में ये इनफ्लिबनेट का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था उसके अंडर में, बट 1996 तक आते आते ये अपने आप में इंटर डिपेंडेंट यूनिवर्सिटी सेंटर बन गया, मतलब अपने आप में अपने ही लेवल पे काम करने वाला एक संस्था बन गया। कौन, इनफ्लिबनेट। इनफ्लिबनेट इज इन्वॉल्व इन मॉडर्नाइजेशन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन इंडिया यूजिंग द स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी फॉर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन।
InfluMnet is a set out to be a major player in promoting scholarly communications among academicians and research in Indians। देखिए InfluMnet को बनाने का जो उद्देश्य था या जो मोटिव था, इसके जो ऑब्जेक्टिव थे, वो था कि हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ को मॉडर्नाइज करें। ठीक है, वहाँ पे जो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, मतलब इंडियन ओरिजिन टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग कम्युनिकेशंस, एकेडमिक लाइब्रेरीज़ के और रिसर्च के बीच में जो लाइब्रेरीज़ हैं वहाँ पे उनका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग कर सकें। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको InfluMnet के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ मेनी मॉड्यूल्स हैज़ बीन डेवलप्ड इन सोल सॉफ्टवेयर पैकेज। सोल सॉफ्टवेयर के जो पैकेज आते हैं, यानी जो InfluMnet ने बनाया है सोल सॉफ्टवेयर, उस सोल सॉफ्टवेयर के अंदर कितने मॉड्यूल्स हैं? आंसर इज 6। थोड़ा सा और डिटेल पढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे सोल सॉफ्टवेयर के बारे में आपको इस स्लाइड में इंफॉर्मेशन मिलेगी। सोल का फुल फॉर्म क्या है? SOUL। इसका मतलब हुआ सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। बहुत बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया था, ये आता है हमेशा कि सोल सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाया गया था, क्या किसको फोकस करके सोल सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया गया है? आंसर आपका होना चाहिए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ को। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ को फोकस करके बनाया गया सोल सॉफ्टवेयर, जिसको बनाया है InfluMnet ने, ये आपका आंसर होना चाहिए। यह बात आप ध्यान में रखिए। Software for university library is a state-of-art integrated library management software designed and developed by the InfluMnet Center based on the requirement of college and university libraries। चीज़ें क्लियर हैं? एक चीज़ और ध्यान रखना है, सोल सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये जो सोल सॉफ्टवेयर है इसका जो फर्स्ट वर्जन आया था 2000 में, और जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है सोल सॉफ्टवेयर का 2.0 का, वो रिलीज़ हुआ था जनवरी 2009 में। इसमें टोटल 6 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें पहला है एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, मतलब ये सारे कैटलॉग वो हैं। एक्विजिशन पहला है, दूसरा कैटलॉगिंग है, तीसरा सर्कुलेशन, चौथा ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा OPAC, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। नेक्स्ट है सीरियल कंट्रोल एंड फाइनल एडमिनिस्ट्रेशन। ये मॉड्यूल्स क्या होते हैं? एक कमेंट मेरे को मिला था किसी एक वीडियो में कि सर ये मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स एक्चुअल में किसी भी सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे फंक्शंस के लिए बनाए गए एक सेगमेंट्स हैं जहाँ पे आप जाके सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं एग्जांपल बताता हूँ। सपोज आप सोल सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपको किसी को कोई नई बुक एक्वायर करनी है, उसका एक्विजिशन करना है, तो जब भी कोई आपके लाइब्रेरी में कोई नया मटेरियल आएगा, कोई नया रिसोर्स आएगा और आप उसको अपनी लाइब्रेरी में एक्वायर करेंगे, तो आपको एक्विजिशन सेक्शन में जाकर वहाँ पे चीज़ें देखनी पड़ेंगी या मैनेज करनी पड़ेंगी। सपोज करिए सर्कुलेशन सेक्शन में आप जाते हैं, कोई स्टूडेंट आपसे बुक इशू करा रहा है या आपको बुक रिटर्न कर रहा है, तो ठीक है, इशू और रिटर्न की जो प्रक्रिया होगी या जो पूरी चीज़ें कंटिन्यू की जाएंगी वो आपको मिलेंगी सर्कुलेशन सेक्शन में। ठीक है, चलिए इसी तरह से आप देखते हैं सारी चीज़ें मिल सकती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में आपको पूरे सॉफ्टवेयर का एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा। आप कितने रीडर्स हैं, कितने पैट्रॉन्स हैं, कौन आपको कौन सी बुक ले गया है, इन सब चीज़ों का एडमिनिस्ट्रेशन आप इसमें कर सकते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर विच इज़ एन एनुमरेटेड वर्जन ऑफ CDS-IS-IS। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ये भी मैंने कई एग्जामिनेशंस में देखे हैं। CDS-IS-IS का एक वर्जन, एनुमरेटेड वर्जन मतलब उसी की लगभग कॉपी किया हुआ या उसका कोई रीजनल वर्जन। ये CDS-IS-IS का एक वर्जन जो इंडिया में बनाया गया था, इंडिया को ध्यान में रखकर, इंडिया की लाइब्रेरीज को ध्यान में रखकर बनाया गया सॉफ्टवेयर, जिसका नाम है संजय। आप यहाँ पे आंसर देख रहे होंगे, आंसर आपको मिलेगा संजय। तो एक चीज़ और आपको कनेक्ट कर लेनी है CDS-IS-IS से। इससे पहले हमने क्या कनेक्ट किया था CDS-IS-IS से? यूनेस्को, मतलब CDS-IS-IS किसने बनाया है? यूनेस्को ने। और यहाँ पे एक चीज़ कनेक्ट करिएगा, संजय को। संजय जब भी वर्ड आए तो आप याद रख लीजिएगा संजय कनेक्टेड है CDS-IS-IS से, बस नाम याद रख लीजिए, कनेक्ट कर दीजिए संजय को। संजय मान लीजिए किसी एक फ्रेंड का नाम है आपके, है ना, कोई एक फ्रेंड है, और उस संजय को आप कनेक्ट कर दीजिए CDS-IS-IS से। ठीक है, संजय CDS-IS-IS, बस ऐसे जोड़ना है। और ये क्या है, क्या कनेक्शन है इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में कनेक्शन है कि ये CDS-IS-IS जो एक सॉफ्टवेयर है, इसी का एक वर्जन है संजय, जो इंडिया, नाम देखिए इंडियन है, इंडियन पर्सपेक्टिव में या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया सॉफ्टवेयर, जो CDS-IS-IS की एक कॉपी है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICT
बहुत सिंपल सी बात है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बहुत आसान सा था, बट बच्चे कभी कभी कन्फ्यूजन करते हैं। आपके पास जो ऑप्शन आएगा, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए जानबूझ के दिया है क्योंकि आसान तो है, पहली बार देखने में आसान लगता है, लेकिन कभी कभी बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में आकर क्वेश्चन यहाँ पे गलत करके आते हैं। वो अचानक से देखेंगे नहीं आईसीटी लिखा है तो आईटीसी पे कहीं टिक मार के आ जाएंगे या कुछ इधर उधर गड़बड़ कर देंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज कॉल्ड द मीन्स बाय विच डाटा आर कैरिड फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। डाटा को सेंडर, डाटा भेजने के लिए कोई सेंडर होना चाहिए जो डाटा भेजेगा, और एक रिसीवर होना चाहिए जो डाटा रिसीव करेगा। इन दोनों के बीच में जो डाटा ट्रेवल करता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, जो डाटा को कैरी करता है? आंसर इज मीडियम। ऑब्वियसली बात है, कोई एक सेंडर होगा यहाँ पे और एक रिसीवर होगा, इन दोनों के बीच में जो डाटा का कम्युनिकेशन होगा वो किसी न किसी मीडियम से किया जाएगा, और वो मीडियम चाहे तो वायर्ड हो सकता है या अनवायर्ड हो सकता है। मतलब वायर के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाए, एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजा जाए, या तो बिना वायर के। अभी हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द वेरियस मीडियम विच आर यूज्ड फॉर वायर्ड कम्युनिकेशन। वायर्ड कम्युनिकेशंस के लिए हम लोग कौन कौन से मीडियम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? आंसर इज ट्विस्टेड पेयर। ये ट्विस्टेड पेयर क्या है? ये केबल का नाम है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। ट्विस्टेड पेयर का मतलब ट्विस्टेड पेयर एक केबल है। कोएलेक्स केबल, ये भी एक केबल है, मतलब इससे भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर, इससे भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िए, व्हाट आर द वेरियस मीडियम विच आर यूज्ड इन वायर्ड कम्युनिकेशन। द कीवर्ड इज वायर्ड कम्युनिकेशन। अब वायर्ड कम्युनिकेशन करने के लिए आपको क्या कह सकते हैं? तार चाहिए, और तार के लिए आप ट्विस्टेड पेयर तार का इस्तेमाल करिए, मतलब केबल का, या तो कोएलेक्स केबल का इस्तेमाल करिए, या तो फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल करिए। इन तीनों को इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे, ये पिक्चर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये है क्या? कोएलेक्स केबल, सॉरी ये है ट्विस्टेड पेयर। ये जो फर्स्ट वाला हमारा है ट्विस्टेड पेयर, इसको कैसे समझेंगे? देखिए यहाँ पे देखिए आपको तार क्या है? ट्विस्टेड किए गए हैं, ठीक है, एक दूसरे में ऐसे ट्विस्टेड, गुच्छा, मतलब गुच्छे बनाए गए हैं। यहाँ पे देखिए ये सारे, तो ये जो केबल, जो इस तरह की केबल कभी आप देखें तो ये आपको ट्विस्टेड पेयर केबल कहलाएंगी। इस फिगर में देखिए आप, ये है ऑप्टिकल फाइबर। ये एक बड़ा मोटा सा बंडल आता है, और इसी बंडल के अंदर हजारों, मतलब थाउजेंड्स में छोटे छोटे केबल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। और एक्चुअल में जो डाटा ट्रेवल करता है इन छोटी छोटे केबल्स, इन पतले पतले तारों के बीच में, वो ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड, मैंने क्या बोला? ऑलमोस्ट लाइट, इक्वल टू लाइट की स्पीड नहीं, ठीक है, ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से डाटा ट्रेवल करता है। इसलिए आप देखेंगे ये ऑप्टिकल फाइबर केबल आज पूरी दुनिया में आपको देखने को मिलेंगे या बिछाए जा रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जैसे अभी ऐलान भी किया है, उनका एक प्रोजेक्ट भी है कि हम 2020 तक इंडिया के जितने भी पंचायत हैं, मतलब ग्राम पंचायतें हैं, उनको हम लोग ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट कर देंगे, सो दैट कि डाटा के कम्युनिकेशन में या किसी भी तरह के कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। एट द लास्ट यहाँ पे आप देखेंगे ये कोएलेक्स केबल है। ये देखिए ये बहुत ऐसे कॉपर का एक बहुत बड़ा बंच रहता है, और इसके बीच में ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है ये इंसुलेटर है, और इसी इंसुलेटर के बीच में आपको मिलेगा कॉपर वायर। ये भी एक तरह का क्या है? मीडियम है कम डाटा के ट्रांसफ़र करने का। ये भी एक तरह का संचार, मतलब केबल्स के माध्यम से जो किया गया जाने वाला कम्युनिकेशन है उसमें ही काम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये ट्विस्टेड पेयर, आप ये फिगर देखिए यहाँ पे ट्विस्ट की गई हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, एकदम लाइट की तरह डाटा ट्रेवल करते हैं, और ये कोएलेक्स केबल जिसके बीच में ये इंसुलेटर, पहले तो आपको चारों तरफ से ये कॉपर का एक मेश मिलेगा, और उसके अंदर एक इंसुलेटर रहेगा, और उस इंसुलेटर के अंदर आपको एक कॉपर वायर मिलेगा, ठीक है। अभी आने वाले क्वेश्चंस में ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन विदाउट द यूज ऑफ एनी केबल और वायर इज नोन एज। अब सपोज करिए लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन का मतलब कोई फ्रेंड आपका दिल्ली में है और आप हैं मुंबई में या चेन्नई में, या सपोज करिए आपके बहुत सारे फ्रेंड्स अलग अलग सिटीज़ में रह रहे हैं। अब कम्युनिकेशन करने के लिए आपको उनके साथ कम्युनिकेशन करना है, लेकिन ध्यान रखना है विदाउट द यूज़ ऑफ एनी केबल, और अगर आपको केबल और वायर का इस्तेमाल नहीं करना है तो इस तरह के कम्युनिकेशन को आप क्या कहेंगे? वायर्ड कम्युनिकेशन। यहाँ पे कुछ बच्चे या कुछ स्टूडेंट्स ऐसा हो सकता है कि सर
मुझे तो लग रहा है कि रेडियो कम्युनिकेशंस भी हो सकता है, क्योंकि रेडियो के थ्रू भी तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए डिस्टेंस विदाउट द यूज़ ऑफ एनी केबल, हाँ एनी केबल में आप रेडियोज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रेडियो कम्युनिकेशन में जैसे वॉकी टॉकी करते हैं वहाँ पे भी आपको ये रेडियो वेव्स मिल सकती हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए आपको वायरलेस कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, जैसे हम लोग मोबाइल्स में करते हैं। मोबाइल्स मतलब आपके जो सेल फोन्स हैं, लैंडलाइन नहीं, आपके सेल फोन्स, ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस का बेस्ट एग्जांपल है वायरलेस कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 12 इज द टेलीफोन लाइन विच मीडियम इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। टेलीफोन्स में जो कम्युनिकेशंस के लिए वायर इस्तेमाल होती है वो कौन सी वायर होती है? वो होती है आपकी ट्विस्टेड पेयर। ये देखिए अभी हमने ये जो एग्जांपल आपका देखा था ये आपका ट्विस्टेड पेयर है। और जितनी भी टेलीफोन लाइंस हैं वहाँ पे आप हमेशा देखेंगे इसी तरह का। कभी कोई टेलीफोन एक्सचेंज में जाइए या कोई आपने रास्ते में देखे होंगे कुछ बॉक्सेस जहाँ पे कभी कभी कोई BSNL MTNL का कर्मचारी वो बॉक्स खोल के बैठा रहता है, तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे तार्स उसमें लगे रहते हैं। और पता नहीं वो ह्यूमन या वो जो मैकेनिक है तो वो कैसे पता कर लेता है कि कौन सी वायर में कहाँ पे प्रॉब्लम है, किसका कौन सा वायर है, वो सब चीज़ें आप देखते हैं। तो ये जो टेलीफोन कम्युनिकेशन में हम लोग वायर इस्तेमाल करते हैं वो ये ट्विस्टेड पेयर होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लिया। 13 देखते हैं। व्हाट इज कॉल्ड द केबल विच हैज़ मैनी इंसुलेटेड वायर। बहुत सारी इंसुलेटेड वायर्स जिस केबल में होती हैं उस केबल का नाम क्या होता है? वो है कोलेक्स केबल। ये देखिए इस फिगर में हमने यहाँ पे आपको ये बात की थी कोलेक्स केबल। ये कॉपर वायर है, कॉपर का मैश है और इसके अंदर देखिए बहुत सारे छोटे छोटे इंसुलेटर्स लगे रहते हैं। ये इंसुलेटर्स जो ब्लैक कलर का देख रहे हैं और इसी के अंदर फिर ये कॉपर वायर होता है और इस कॉपर वायर के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि केबल्स हैज़ मैनी इंसुलेटर। इंसुलेटेड वायर्स, अब ये कीवर्ड यहाँ पे आपको मिलेगा। इंसुलेटेड वायर जैसे ही आपको समझ में मिले या सुनने में कभी आए तो उसको आप तुरंत कनेक्ट करिएगा कोलेक्स केबल से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द केबल constant of one copper conductor in the center which is surrounded by the plastic layer of insulation is called कोलेक्स केबल। अभी हमने जैसे बताया इस फिगर में आपने देखा होगा बहुत सारी केबल्स ये कनेक्टेड जो इंसुलेटर्स है बीच में और इसके बीच में सेंटर में आपको क्या मिलेगा? कॉपर वायर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला है इट ट्रांसमिट डाटा ओवर मच लॉन्गर डिस्टेंस। यस इट्स करेक्ट। बहुत लंबे डिस्टेंस में डाटा ट्रेवल करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी इज द रेट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इज वेरी हाई। इट्स आल्सो करेक्ट, इसमें डाटा ट्रांसमिशन बहुत हाई होता है। एंड द सी इज द डाटा आर ट्रांसमिटेड विद हाई सिक्योरिटी। यस इट्स आल्सो करेक्ट, इसमें डाटा का लीकेज या डाटा को बीच में चोरी करने का जो संभावना होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो आंसर इसके तीनों सही है, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन मीडियम इज नॉट यूज्ड इन द वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन में इनमें से कौन सा मीडियम इस्तेमाल नहीं होता है? तो रेडियो वेव्स, हाँ ये भी नॉन वायर्ड कम्युनिकेशन है। माइक्रोवेव्स, यस इट्स आल्सो नॉन वायर्ड कम्युनिकेशन। एंड सैटेलाइट इज ऑब्वियस नॉन वायर्ड कम्युनिकेशन। द आंसर इज माइक्रोवेव्स। ठीक है, मान लेते हैं चलिए आपको इस क्वेश्चन में डाउट हो तो मैंने आपको शायद पहले बताया था एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करिए। कोई दो ऑप्शन इसमें से अगर आपको लगे कि नहीं यार देखो वायर्ड कम्युनिकेशन में तो सैटेलाइट हो ही नहीं सकता, ये तो विदाउट वायर है, तो इसको काट दो। ठीक है, तुरंत ये कट जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता सी। अब आपको समझ में अगर माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स या मैक्रोवेव्स इनमें से कौन सा समझ में आ रहा है तो आप रेडियो वेव्स भी तुरंत आप कर सकते हैं कि चलो ठीक है रेडियो वेव्स भी नहीं होगा आंसर में। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है फंस जाए माइक्रोवेव्स और मैक्रोवेव्स में। अब इन दोनों में से अगर आपको सपोज एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं पता है इनके बारे में तो आप गेस कर दीजिए, चलो ठीक है माइक्रो लगा देता हूँ या माइक्रो लगा देता हूँ। अब जैसे ही आप दो ऑप्शन काट देंगे तो आपकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी सही होने की। मेरा ये समझाने का मतलब था कि आप एग्जामिनेशन में इंटेलिजेंट गेस करिए, तुक्का मत लगाइए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल ये सब मत खेलिए। जो आपको लगे कि ये क्वेश्चन मेरे से समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा फोकस करिए, क्वेश्चंस को बहुत आराम से ध्यान से पढ़िए, ऑप्शंस को ध्यान में पढ़िए और सबसे पहले जैसे ही आपको ऑप्शन मिले उनको कट करने की कोशिश करिए कि ये दो नहीं होंगे, ये तो मैं 100% श्योर हूँ। अब इन बी और डी में कोई हो सकता है, चलो ठीक है इसमें बी और डी में कोई भी एक लगा देते हैं, तो यहाँ पे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे क्वेश्चन के सही होने के। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं।
विच टाइप ऑफ मीडिया इज नाउ बीइंग यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन पर्पज इन टेलीफोन, टेलीविजन एंड हाई स्पीड फैक्सेस। देखिए टेलीफोन के कम्युनिकेशन में मतलब आप जो टेलीफोन इस्तेमाल करते हैं, टेलीविज़न जो आपके घरों में टेलीविज़न आ रहा है, और हाई स्पीड फैक्स, अब एक जगह से दूसरी जगह आपको कोई फैक्स करना हो उसके लिए हम लोग माइक्रोवेव्स टाइप ऑफ कम्युनिकेशन या टाइप ऑफ मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पे आपको बहुत हाई डाटा ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसफ़र करना है, वहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे, माइक्रोवेव्स। और जहाँ पे आपको लो डाटा है और लो एरिया है, मतलब एक शहर से दूसरे शहर या एक गांव से दूसरे गांव अगर आपको डाटा ट्रांसफ़र करना है, तब आप इस्तेमाल करेंगे माइक्रोवेव्स। ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ कॉल्ड अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इन अ गिवन टाइम। एक गिवन टाइम में जो अमाउंट ऑफ डाटा या इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जा सकती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बैंड विड्थ। यहाँ पे देखिए दो वर्ड्स हैं, बैंड BAND और विड्थ का मतलब चौड़ाई होती है। बैंड एक तरह का मोटाई के लिए या हम एक तरह का अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो डाटा है उसके लिए हम लोग ये डिनोट कर सकते हैं, और विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई। बैंड विड्थ या ब्रॉडबैंड आपने काफ़ी बार सुना होगा, ब्रॉडबैंड का कनेक्शन या इसकी, तो ब्रॉडबैंड में जब आप लेते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ ऑफर्स जो दिए थे, देख भैया इसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है, जितनी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी मतलब मोटाई ज़्यादा होगी। आप ऐसा समझिए ना, आप किसी हाईवे पे चल रहे हैं, ठीक है, सड़क है बहुत 4 लेन की सड़क है, 5 लेन की या 6 लेन की सड़क है। अब अगर सड़क की चौड़ाइयाँ यानी लेन्स बढ़ाते जाएंगे तो उस सड़क पे ट्रैफिक आपका ज़्यादा मूवमेंट कर सकता है, लेकिन आप 6 लेन की सड़क को अचानक से 2 लेन कर देंगे तो आपका ट्रैफिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा। इसी तरह से जैसे आप देखते होंगे रात में अगर आप 1 बजे 2 बजे रात का अगर आप कभी इंटरनेट ब्राउजिंग करें तो वो स्पीड आपको ज़्यादा मिलती है, लेकिन वहीं पे अगर पीक आवर्स में शाम को 6 बजे या 7 बजे आप देखें या 9 बजे देखें तो आपका डाटा स्पीड बहुत कम मिलेगा, क्योंकि उस समय बैंडविड्थ कितनी भी बड़ी हो, चौड़ाई ज़्यादा हो, लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपकी डाटा की स्पीड कम पड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, व्हाट आर द काइंड ऑफ बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ कितनी की तरह की हो सकती हैं, तो आंसर इज नैरो बैंडविड्थ, वाइड बैंडविड्थ एंड ब्रॉडबैंड, ठीक है। ये 3 तरह की आपको यहाँ पे बैंडविड्थ मिलेंगी, कंफ्यूजन मत होइएगा, नैरो हाई लो। देखिए यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग है। आप अगर थोड़ा सा भी आपका दिमाग वहाँ पे कंसंट्रेशन एग्जामिनेशन हॉल में गया तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन खराब कर देगा। तो आंसर बहुत ध्यान से लगाइएगा जब आप OMR शीट में अपने फिल कर रहे हो। नैरो इज नैरो बैंडविड्थ, वाइड बैंडविड्थ एंड ब्रॉड बैंडविड्थ, ये 3 आंसर आपके सही, मतलब ये ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, यहाँ पे देखिए ही की जगह द होगा, ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे टी मिस हो चुका है। वेयर द वॉल्यूम ऑफ द डाटा इज रिलेटिवली लो व्हाट इज कॉल्ड द बैंड। जिस बैंड में, ठीक है, जिस बैंड में डाटा रिलेटिवली स्लो हो, मतलब इन कंपेरिजन ऑफ अदर, वहाँ पे या उस बैंड को आप क्या कहेंगे। ऑब्वियस सी बात है वो हो जाएगा आपका नैरो, ठीक है। नैरो बैंड में तो बहुत कम डाटा जाएगा, ब्रॉड में तो बहुत ज़्यादा जाएगा, हाई में भी बहुत ज़्यादा जाएगा, वाइज में इन कंपेरिजन ऑफ नैरो तो ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ड जो लिखा है रिलेटिवली, तो रिलेटिवली का आंसर यहाँ पे आ जाएगा नैरो बैंडविड्थ। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, माइक्रोवेव्स, कोलेक्स केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल एंड सैटेलाइट आर द एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ बैंड चैनल। ऑब्वियस सी बात है, देखिए क्योंकि हमें ऑप्टिकल फाइबर मिल रहा है या कोलेक्स केबल मिल रही है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन मिल रहा है, तो ये नैरो तो होगा नहीं, या ऐसा तो होगा नहीं कि ये छोटा अमाउंट होगा या कोई नैरो स्पेस होगी और उसमें बहुत ज़्यादा डाटा ट्रेवल कर रहा होगा, नहीं, ये ब्रॉडबैंड है, ठीक है। जैसे आप ऑप्टिकल फाइबर, आप चलिए आप कुछ भी भूल जाए, आप माइक्रोवेव्स भूल जाइए, कोलेक्स केबल भूल जाइए, सैटेलाइट भूल जाइए, आप ऑप्टिकल फाइबर याद रखिए। ऑप्टिकल फाइबर में या ऑप्टिकल फाइबर जो है वो कैसा बैंडविड्थ है, वो ब्रॉडबैंड है। ये ब्रॉडबैंड मतलब आपको ज़्यादा स्पेस दे रहा है डाटा के ट्रेवल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मल्टीप्लेक्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक टर्म है मल्टीप्लेक्सिंग करना, उसके बारे में देखते हैं। आंसर इज डी, देखते हैं इसके बारे में। प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ सेवरल डिवाइसेस इनटू अ सिंगल डाटा स्ट्रीम दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ सिंगल चैनल। एक ही चैनल के द्वारा या एक ही ट्रांसमिटेड डिवाइसेस के द्वारा अगर हम मल्टीपल
डाटा स्ट्रीमिंग करें, मतलब मल्टीपल लोगों को डाटा अपना डिस्ट्रीब्यूट करें या वहाँ से वो लोग एक्सेस कर पाएँ सर्विस को, ये चीज़ें कहलाती है मल्टीप्लेक्सिंग। आने वाले टाइम में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP इन ट्रांसमिशन सिस्टम। TCP अभी इसको डिटेल में देखते हैं, इसी के जस्ट आगे वाली स्लाइड में मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसका आंसर देखिए आप, डिवाइडिंग ईच इन्फॉर्मेशन एंड डाटा इनटू स्मॉल पीसेस। देखिए आपके कंप्यूटर में या आप किसी भी डिवाइसेस में अगर आप कोई डिवाइस इस्तेमाल करते हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है, इंटरनेशनल नेटवर्क से कनेक्टेड है, उस कनेक्शन में आपको एक IP एड्रेस मिलता है। वो IP एड्रेस क्या होता है, आपकी बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को या जो आपका डाटा ट्रांसफ़र आप कर रहे हैं उनको एक छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करता है और वही कहलाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इस ट्रांसमिशन को जो कंट्रोल करने का जो प्रोटोकॉल होता है वो कहलाता है TCP। क्वेश्चन नंबर 24, इसके बाद हम लोग डिटेल में देखते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल या IP क्या होता है, आपके कंप्यूटर का एक एड्रेस, जैसे आपका एक नाम, ठीक है, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, ABCD XYZ कोई भी नाम हो सकता है, आपकी गाड़ी का एक नंबर, ठीक है, वो यूनिक है, उसी तरह की गाड़ी का नंबर किसी और के पास नहीं होगा। आपका आधार नंबर, आपके आधार नंबर का सेम नंबर या सेम आइडेंटिटी से किसी और के पास नहीं होगा। उसी तरह से हर कंप्यूटर का जो इंटरनेशनल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है उसका एक नंबर, ठीक है, वो कहलाता है आपका IP एड्रेस या IP नंबर, ठीक है। इसका आंसर आपको मिलेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल, आंसर इज ट्रांसमिटिंग स्मॉल पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन वाया सुटेबल पाथ। क्योंकि आपकी जो भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होता है उनको छोटे छोटे पीसेस में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र या चेंज करने का काम करता है। चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं IP एड्रेस के बारे में। IP एड्रेस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का मतलब क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इट इज़ एन आइडेंटिफाइंग नंबर, देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे आइडेंटिफाइंग नंबर, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से आइडेंटिफाई करने का काम करता है ये। दैट इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क व्हेन कनेक्टेड टू द इंटरनेट। द IP एड्रेस अलाउ द कंप्यूटर टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। आप जब भी कभी इंटरनेशनल नेटवर्क यानी इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं तो वहाँ पे आपका ये एड्रेस काम करता है। तो फ्रेंड्स ये हमने 24 क्वेश्चंस, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लास 1 में हमने 24 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो रिलेटेड है आपके 224 और 229 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए 224 और 229 ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। 224 में आपका जो टाइटल है वो ICT है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और 229 में ऑटोमेशंस के बारे में है। तो आप देखेंगे इस वीडियो में मैंने आपको लगभग इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ें या जो सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ऑटोमेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनके जो क्वेश्चंस थे उनको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं ये क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ इसलिए नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ लीजिए, यही एग्जाम में आने वाले हैं, 100% गारंटी है, बस यही वीडियो देखने के बाद आपका सब कुछ हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूँ आपसे। आपको ये सारे क्वेश्चंस बताने का मतलब या मकसद सिर्फ इतना है कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर रहेंगे तो आने वाले एग्जाम्स में आपको किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो चीज़ें आप आराम से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी ऑब्जेक्टिव क्लास की आज मतलब की पहली क्लास। इसी तरह से मैंने और भी वीडियोज़ या और भी क्वेश्चंस की सीरीज़ बना रखी हैं। चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियोस को ज़रूर लाइक करिए, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग का मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ही मोटिवेटिव चीज़ें रहती हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलते हैं किसी भी वीडियो पे तो मेरे को ही प्रेरणा मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से और भी वीडियोज़ बनाता रहूँ। अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर करिएगा ताकि उनसे भी इन वीडियो से उनको भी मदद मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।